मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSG गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, जो कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसका हम पार्ट 2 बेंजीन की संरचना, इसका अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन और इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंडों का एक महत्वपूर्ण या इसका प्राथमिक सदस्य है, अगर हम फंडामेंटल तौर पर देखें तो। और इसकी संरचना को हम कुछ चरणों में बांट सकते हैं। जैसे पहला हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र की, जैसे कि जो उसके विश्लेषण किए गए हैं और उनसे ज्ञात होता है कि बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो C6H6 होता है। दूसरी बात हम देखें नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हम ये जानते हैं कि जो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सामान्य सूत्र हम साधारण क्लासों यानी कि मैट्रिक क्लासों या सीनियर सेकेंडरी क्लासों में हम देख पाते हैं CnH2n+2 होता है। और अगर हम इसको बेंजीन की संतृप्त संरचना से देखें तो होना चाहिए C6H14, जबकि वास्तविक रूप से उसका जो अणुसूत्र होता है C6H6 होता है, यानी कि इसमें 8 हाइड्रोजन परमाणु कम हैं। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि बेंजीन का अणु अगर हाइड्रोजन कम है तो ये बहुत ही असंतृप्त होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी असंतृप्तता की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ अनसैचुरेशन। जैसा कि हम जानते हैं बेंजीन के एक अणु में एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 8 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। अब इसमें कंडीशन कई भी हो सकती है कि अर्थात इसमें 4 पाइबंद होने चाहिए, जो 4 द्विबंध अथवा 2 त्रिबंध अथवा 2 द्विबंध व 1 त्रिबंध के रूप में अंकित हों। तो जैसे यहाँ कुछ संरचना हम देख पा रहे हैं कि अगर इस तरह की संरचनाएं हों तो पॉसिबिलिटी है कि अगर उसमें 8 हाइड्रोजन परमाणु कम है तो यह संरचनाएं बननी चाहिए। और अगर ये जो संरचनाएं हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं कि जैसे अगर या तो 4 डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर 2 डबल बॉन्ड हो और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर इनमें से कोई भी संरचना अगर बेंजीन रखता है तो उसमें कुछ गुण पाए जाने चाहिए, जैसे यह ब्रोमीन जल या वह क्षारीय KMnO4 को रंगीन करना चाहिए। इसी प्रकार हेलोजन अम्लों तथा हाइपोहेलस अम्लों के साथ इसको एडिशन उत्पाद बनाने चाहिए। इसी प्रकार हाइड्रोजन अथवा ओजोन के 4 अणु योग करने चाहिए। लेकिन वास्तव में बेंजीन जो गुण रखता है उसमें यह कि इसकी उपस्थिति में ब्रोमीन जल व क्षारीय KMnO4 अप्रभावी रहता है। इसी प्रकार हेलोजन अम्लों एवं हाइपोहेलस अम्लों के साथ इसकी क्रिया नहीं होती। उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हेलोजन के साथ
प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है। और उत्प्रेरक उपस्थिति में हाइड्रोजन अथवा ओजोन के 3 अणुओं का इसके एक अणु में योग होता है। तो इस प्रकार यहां से ये पता चलता है कि इसमें ये संरचना बेंजीन की नहीं हो पाएंगी। फिर ये कल्पना कर सकते हैं कि बेंजीन की चक्रीय संरचना होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने अभी बात है कि बेंजीन सामान्य विब्र श्रृंखला वाला यौगिक नहीं है, वरन 3 द्विबंधों वाला एक चक्रीय यौगिक है, क्योंकि चक्रीय यौगिकों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और उसी के अनुसार बेंजीन के एक अणु में 3 द्विबंध ही होने चाहिए और हाइड्रोजन व ओजोन की क्रियाओं से प्रमाणित होता है कि इसमें 3 द्विबंध होने चाहिए। अब 3 द्विबंध होने चाहिए तो इसकी ये जो हम संरचनाएं देख पा रहे हैं, इन संरचनाओं की संभावना बनती है। जैसे अगर मान लीजिए 3 का कार्बन परमाणु की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जैसे 4th स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, या जैसे 5th में 4 कार्बन की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। इसी तरह जो 6th स्ट्रक्चर है या 5 कार्बन परमाणु की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, और 7 और 8 जो संरचनाएं हैं इनकी भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। अब बेंजीन का एक प्रतिस्थापी यौगिक केवल एक ही प्रकार का होता है, जैसा कि हम जानते हैं, अर्थात उसका कोई समावयव भी नहीं होता। यह तभी संभव है यदि बेंजीन के 6 का हाइड्रोजन परमाणु एक समान होने चाहिए। और अगर इस बात का हम ध्यान रखें या इस शर्त का पालन करें तो हम देख पा रहे हैं कि संरचना 5th और संरचना 6th ये दोनों ही बेंजीन की संरचना नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सारे हाइड्रोजन परमाणु एक समान प्रकृति के नहीं है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 5th में देख रहे हैं कि यहाँ CH और CH2 यानी कि H और H2 वाली कंडीशन के हैं, और इसी तरह 6th वाली संरचना के हैं। बेंजीन की अगर द्विप्रतिस्थापी यौगिकों के 3 समावयवी होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, तो संरचना जो 4 है से 3 प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आसानी से। तो इस आधार पर हम इन 3 संरचनाओं को निरस्त कर सकते हैं। तो हमारे पास जो संरचनाएं प्राप्त होती हैं वो 7th और 8th प्राप्त होती हैं। और ये जो संरचनाएं हैं, संरचना 7th और 8th सर्वप्रथम फ्रेडरिक ऑगस्ट कैकुले, यानी जिनको कैकुले संरचनाएं कहते हैं, ने 1865 में दी, और इन संरचनाओं को कैकुले संरचनाएं कहा जाता है। और लगभग आज इन संरचनाओं को हम मानते हैं और जो आज मान्य हैं। अब इन संरचनाओं के जो प्रमाण हैं, इसकी संरचनाओं का प्रमाण, इसमें हम 3-4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो इक्विवेलेंस ऑफ ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि उसके सभी कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु समान होने चाहिए या होते हैं। इसका अणुसूत्र 3 द्विबंधों की उपस्थिति, क्षय हाइड्रोजन का समान होना और द्विप्रतिस्थापी समावयवियों की संख्या 3, ये इसके विशिष्ट वो रहते हैं। दूसरा है कि एडिशन ऑफ 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड Cl, कुछ हम 4 अगर एडिशन
जब देखें उत्पाद देखते हैं तो उसमें 6 हाइड्रोजन या 6 Cl का योग आसानी से हो जाता है। इसी तरह एडिशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, यदि बेंजीन का जब ओजोन अपघटन करवाया जाए तो प्रति मोल बेंजीन 3 मोल ग्लाइऑक्जल से के बनते हैं, और यह तभी संभव है यदि 6 कार्बन परमाणुओं की वलय में एकांतर क्रम में द्विबंध व एकल बंध उपस्थित हों। इसी प्रकार सिंथेसिस फ्रॉम एसिटालीन, यानी कि जब जो रक्त तप्त नली में से एसिटिलीन को प्रभावित करते हैं तो हमें एक बहुलकीकृत होकर बेंजीन प्राप्त होती है। इसी तरह अन्य भी चीज़ें होती हैं जिनका कि हमें पता चलता है और ये कैलकुलस संरचना के पक्ष में प्रमाण देते हैं। अब एक कैलकुलस संरचना के विरोध में क्या चीज़ है? ये कि अनेबल टू एक्सप्लेन द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ डबल बॉन्ड, उसके अनयूजुअल व्यवहार के बारे में बातें करता है। दूसरा हम बात करें कि कैलकुलस संरचना के आधार पर इसके जो हम प्रोडक्ट की बात करें डाई सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि 2 प्रकार के ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर 2 प्रतिस्थापी 1-2 पोजिशन या 1-6 पर लगें तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, तो कैलकुलस संरचना के आधार पर बेंजीन के जो ऑर्थो व्युत्पन्न है 2 प्रकार के होने चाहिए, यानी कि 1-2 और 1-6 पोजिशन पर जो है वो अलग प्रकृति के हुए, जबकि हम जानते हैं कि वास्तव में बेंजीन का एक ही ऑर्थो व्युत्पन्न होता है, अर्थात 1-2 व 1-6 ऑर्थो व्युत्पन्न एक दूसरे के समरूप होते हैं, जबकि कैलकुलस संरचना से ऐसा संभव नहीं होता है। इसी प्रकार अगला देखें, अनसैचुरेशन वाली बात है। हम जानते हैं कि बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित होता है, अतः इसे एक एल्कीन से 3 टाइम्स ज़्यादा असंतृप्त व क्रियाशील होना चाहिए, जबकि वास्तव में यह इतना असंतृप्त व्यवहार तो नहीं देता, बल्कि कई अभिकर्मकों के साथ तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की भांति प्रतिस्थापन अपक्रियाएं भी देता है, और यह इतना अधिक क्रियाशील भी नहीं होता। इसी प्रकार हम जो अगला ऑब्जेक्शन की बात करें तो इसके हाइड्रोजनेशन एनर्जी की बात करें, हम जानते हैं कि एक द्विबंध के जो हाइड्रोजनीकरण से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो 28.6 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, यानी कि ये माने कि अगर साइक्लोहेक्सीन है तो उसका अगर हाइड्रोजनेशन है तो उसमें 28.6 किलो कैलोरी उसमें मुक्त होती है, और अगर हम साइक्लोहेक्साडाइन की बात करें, चूँकि अब उसमें 2 डबल बॉन्ड हो चुके हैं तो उसका मान डबल होना चाहिए, यानी कि 28.6 × 2 यानी कि 57.2 किलो कैलोरी होना चाहिए, जबकि वास्तव में जो इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी के मान है वो 57.2 ना होकर 55.4 किलो कैलोरी उसमें मुक्त होती है, यानी कि अगर प्रति मोल के हिसाब से बात करें तो 1.8 किलो कैलोरी उसमें कम निकलती है। और चूंकि बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है, अर्थात हम जानते हैं कि बेंजीन क्या है, साइक्लोहेक्साट्राइन, तो वह 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 28.6 × 3 होकर 85.8 किलो कैलोरी उसमें मुक्त करनी चाहिए, जबकि वास्तव में ये 49.8 किलो कैलोरी मोल ऊष्मा ही मुक्त करता है, अर्थात प्रति मोल पूरे 36
किलो कैलोरी ऊष्मा कम मुक्त होती है। तो यहाँ जो 36 है ये अति महत्वपूर्ण है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जबकि और इसके जो एनर्जी के मान है वो 49.8 किलो कैलोरी है। तो ये भी दो महत्वपूर्ण हैं। तो हम इससे आधार पर कह सकते हैं कि बेंजीन अपने अपेक्षित ऊर्जा स्तर से बहुत कम ऊर्जा स्तर पर है, इसीलिए कम ऊष्मा मुक्त होती है। और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो बेंजीन कैल्कुलर संरचना अर्थात साइक्लोहेक्साट्राइन की अपेक्षा बहुत अधिक स्थायी अवस्था में होता है। अब इसमें जो इसके जो दोष हैं इनका स्पष्टीकरण अगर बात करें तो जैसे पहला दोष हम बात करें कि बेंजीन की जो संरचनाएं हैं तो उसमें ये कहा गया, जो 7th और 8th संरचना की बात की जो पूर्व में संरचनाएं, तो उसमें ये कि गतिक साम्य दोनों में रहता है, यानी कि वो संरचना एक दूसरे में तेजी से अंतर परिवर्तित होती हैं और उनमें एक गतिक साम्य स्थित होता है। और कैकुले की इस धारणा को बाद में लेविने व कॉल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1932 में प्रयोग किया, ऑर्थोजाइलिन का जो ओजोनीय अपघटन करवाया, तो उससे इसकी जो हम यहाँ रिएक्शन देख पा रहे हैं करवाया, तो उन्हें ग्लाइयोक्जेल, मेथिल ग्लाइयोक्जेल व डाइमेथिल ग्लाइयोक्जेल प्राप्त हुए। और इन उत्पादों का बनना तभी संभव है यदि बेंजीन वलय की जो दो संरचनाएं वो कैसी हों, एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती रही हों। और इन संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि और जो ऑर्थोजाइलिन के ओजोन अपघटन करवाने पर कुल मिलाकर एक अणु डाइमेथिल ग्लाइयोक्जेल, 2 अणु मेथिल ग्लाइयोक्जेल व 3 अणु ग्लाइयोक्जेल के बनते हैं। धन्यवाद।